तो बेटा इस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, ये जो दोस्तों ये वीडियो जो बन रही है ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आ रहे थे इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी 8 लिखे हैं, मैं अभी और बढ़ाने वाला हूँ। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो समष्टि अर्थशास्त्र आपकी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और ये चैप्टर नंबर 9 तक के, यानी गवर्नमेंट बजट के नहीं है। इसमें आपके फॉरेन एक्सचेंज के नहीं है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, यानी भुगतान शेष। ठीक है, ये 3 चैप्टर के आपको नहीं मिलेंगे, सरकारी बजट, विदेशी विनिमय वाला चैप्टर और जो भुगतान शेष, क्योंकि ये चैप्टर तो इस वाले में पेपर में आ नहीं रहे। जहां तक जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को उसके हिसाब से ये 3 चैप्टर अभी नहीं आ रहे इनके पेपर में। ठीक है, ये 9 तक इसमें आ रहा है, देन इंडियन इको के चैप्टर्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो जो 9 तक जो है एग्रीगेट डिमांड सप्लाई वाले जो चैप्टर्स है वहां तक जो आ रहा है उन सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए और थोड़े और लिखने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूं, जब भी कोई चीज, कोई भी टीचर, चाहे मैं हूं, जो कोई भी, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज बताता है, ठीक है, तो उसका मकसद ये होता है, देखो कि आप पहले तो पूरी कॉपी आपको पता होना चाहिए। देखो पढ़ना सारा चाहिए, हमेशा हमेशा पढ़ना सारा चाहिए। ठीक है, मगर जो इंपॉर्टेंट बताया जाता है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कहें बहुत बच्चों के दिमाग में इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, जो टीचर है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि कंफर्म बेटा यही आएगा। हमेशा याद रखो, कोई भी वीडियो आप देख लो, अगर कोई टीचर कहता है कि ये क्वेश्चन पढ़ो तो उसका मतलब ये होता है कि आपको नॉर्मली पूरी कॉपी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि इन क्वेश्चनों के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कई बार तो किस्मत इतनी अच्छी होती है कि यही क्वेश्चन सारा आ जाता है, बाकी कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो बल्ले बल्ले वाला जो है वो सिचुएशन आ जाती है वो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैंने ऊपर हेडिंग डाली है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है आईएमपी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कल्याण के सूचकांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद के महत्व को क्या कम करता है। यानी एक ये मैंने चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं, याद रखना। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर उछलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक बार यहाँ जाओ एक बार वहां, ऐसा नहीं है। जो मैंने वीडियोस बना रखी है, ठीक है, आप उन वीडियोस को प्लीज देखो, क्योंकि वो बिल्कुल आपके लिए रेलेवेंट है, बिल्कुल सही वीडियोस है, कोई दिक्कत नहीं उन वीडियोस में। ठीक है ना, तो वो भी उसी अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ, ये चैप्टर वाइज है सारा। ठीक है, पहले 1 से लेकर 4 चैप्टर मैंने कंबाइन किए थे, तो उसी में से ही मैंने पहले क्वेश्चन रखे हुए, देन फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरह से पढ़े हैं। ठीक है, तो पहला आपका आता है कल्याण के सूचकांक के रूप में, ठीक है, जीडीपी के महत्व को क्या कम करता है। यानी जीडीपी और वेलफेयर वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जीडीपी और वेलफेयर वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें याद रखना क्वेश्चन सीधे भी आ सकता है और क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी आ सकता है, कि बाह्यताएं के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, या केस बेस्ड स्टडी टाइप में बाह्यताएं के बारे में दे देगा, या कोई भी चीज दे सकता है, बात समझना। ठीक है ना, तो दूसरा पॉइंट इसका ये भी हो सकता है कि खासकर बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की जो कारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है, तो इससे जीडीपी और कल्याण पर इसके प्रभाव को बताओ। ठीक है, तो ऐसे बन के आ सकता है। या आजकल अब इलेक्ट्रिसिटी वाली कार आने वाली है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बेस पे चलेगी। या अभी एक मैंने शायद न्यूज सुनी थी, जहां तक मुझे ध्यान है, कोई अलग टाइप से ना एक किसी और चीज से चलेगी कार, कुछ ऐसा कुछ आया है शायद न्यूज में। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ जो भी चल रहा है उसके ऊपर जीडीपी और वेलफेयर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वही पॉइंट्स वहां पे समझाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है दोहरी गणना की समस्या को समझे। दोहरी गणना की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है ये बताना है। बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, 1-2 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वृद्धि संबंधी सावधानियां आपको पढ़नी है। ठीक है, देन उसके बाद दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को समझाना है। चक्रीय प्रवाह का महत्व क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ चक्रीय प्रवाह जो होता है उसके चरण क्या होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए बेटा। 3 होते हैं, वो तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, आप समष्टि अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो आपको सब चीज मिलेगा बेटा। वहां पे स्टॉक प्रवाह के बारे में हो या कोई भी चीज हो, सारी वीडियोस में आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है जो ना मिले। ठीक है ना, देन आगे बढ़ते हैं उसके बाद 5वें क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन समझ में आ गए, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो 5वें में क्या है, मुद्रा के कार्य को समझाइए। मुद्रा के कार्य को समझाइए, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा मुद्रा क्या है, मुद्रा की पूर्ति के घटक बताइए। मुद्रा की पूर्ति के घटक आपको बताना है बेटा। इस वाले क्वेश्चन में एक प्लस पॉइंट है, अगर आपने मुद्रा के कार्य अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है ना, तो अगर दोहरी गणना से रिलेटेड अगर क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है बेटा, अगर पूछ भी लेगा तो ठीक इसका उल्टा होता है, आपको पता ही है।
ठीक है ना। जैसे कोई भी पॉइंट उठा लो, धन का संचय, तो धन का संचय मुद्रा में जब से मुद्रा आई है तब से बहुत आसान हो गया धन का संचय करना, क्लियर है। मगर वस्तु विनिमय प्रणाली जो चलती थी वहां पे धन का संचय कर पाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वस्तुएं क्या है टाइम के साथ साथ खराब हो जाती है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, टूट फूट जाती है, खराब हो जाती है। तो ठीक उसको उल्टे होते हैं पॉइंट, तो काफी आसान हो जाएगा। और ये कार्य भी बच्चे इस तरह से याद रखना, आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि मुद्रा के कार्य लिखिए, बहुत रेयर केस है, ठीक है। जहां तक है कोई पर्टिकुलर हेडिंग दे देगा कि इस कार्य को समझाइए, तो आपको समझाना पड़ेगा कि मुद्रा का ये कार्य समझाइए, ठीक है ना। तो आपको सारा पढ़ना, मुद्रा के कार्य कौन से, सारे कार्य पढ़ना, ऐसे नहीं एक दो पढ़ के छोड़ दे, गोली दे दी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा वाणिज्य बैंक की मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया, ये आपको पढ़नी है उदाहरण सहित, कि कैसे वो मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा इसको इस तरह से पूछ सकता है कि एक संख्यात्मक उदाहरण देते हुए बताओ कि आरक्षित जमा अनुपात में अगर मैं कमी करूं या वृद्धि करूं तो वो किस प्रकार बैंकिंग प्रणाली की साख निर्माण शक्ति को प्रभावित करती है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइम ट्रेंडिंग चलेगा, याद रखना ये ट्रेंड में है बेटा, ठीक है ना। तो किस कमी और वृद्धि कैसे, तो देखो इसमें कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था बच्चों को, ठीक है। आपको पता है देखो 1 में CRR इसका फॉर्मूला होता है, या फिर 1 में क्या LRR, ठीक है ना। वैसे होता है 1 में LRR है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। बट कोई दिक्कत नहीं, 1 में CRR, अगर SLR नहीं ये मैंने कुछ नहीं पता तो CRR भी लगाते, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपके पास है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आरक्षित जमा अनुपात में कमी या वृद्धि करूं मैं, तो अगर मान लो आपका रेट आपका 10% है, तो 10% रेट हो, या रेट आपका 5% है, या रेट आपका 20%, तो मैंने एक बार रेट कम करके देखा, पहले 10% लिया, फिर कम करा 5%, फिर एक बार बढ़ा दिया 20%। तो रेट से फर्क पड़ता है मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया पर। अगर आप देखोगे 10% के हिसाब से देखोगे तो ये आ जाएगा 100/10, यानी कट के कितना आ जाएगा 10। ये 10 गुना आपकी मुद्रा की वो, अगर आप मुद्रा बनाएगा, अगर आप मान लो 1 लाख लगाते हो तो 10 लाख बनाएगा, अगर आप मान लो 100 रुपए लगाते हो तो 1000 बनाएगा, तो 10 गुना ज्यादा बनाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 100 डिवाइड बाय 5 20, ये 20 गुना बनाएगा, यानी 1 लाख लगाओगे तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 लाख बना देगा, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे तो 1 लाख का 10 लाख हो रहा था, यहाँ 1 लाख का 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 100 डिवाइड बाय 20 यानी 5 गुना बनाएगा। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई आपको कि जैसे आरक्षित जमा अनुपात में अगर कमी करते हो आप, तो आपको मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, और जैसे जो आरक्षित जमा अनुपात है उसमें अगर वृद्धि करते हो तो मुद्रा निर्माण की जो प्रक्रिया, जो मतलब मुद्रा निर्माण का जो गुणक होता है वो एक तरह से कम हो जाता है। तो एक तरह से इसमें विलोम संबंध होता है बेटा, क्या होता है विलोम। जैसे जैसे आप LRR बढ़ाओगे या CRR बढ़ाओगे, आपका जो मनी क्रिएशन है बेटा वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे कम करोगे मनी क्रिएशन ज्यादा हो जाएगा। देखो बनाया था, कम किया मनी क्रिएशन ज्यादा होगा, ठीक है, और ज्यादा करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। ऐसे सेम केंद्रीय बैंक के कार्य समझाइए। केंद्रीय बैंक के कार्य आपको सारे पढ़ने हैं, क्या पढ़ने, सारे के सारे पढ़ने, याद रखना केंद्रीय बैंक के कार्य आपको पढ़ने, वो भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आ सकता है, समझ में आ गया। जरूरी नहीं आपको सारे कार्य पूछेगा, किसी एक हेडिंग को बोलेगा इसको एक्सप्लेन करिए 3 नंबर में, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा निर्माण को नियंत्रित करने के लिए जो केंद्रीय बैंक की मात्रात्मक और गुणात्मक जो विधियां होती है, ठीक है, जिसमें आपने CRR SLR ये सब पढ़ा हुआ है, और इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है, ठीक है ना, आप इसको देख सकते हो। उसके अलावा आय के संतुलन स्तर को निर्धारित करने वाले 2 जो वैकल्पिक तरीके हैं, यानी AD बराबर AS और I बराबर S, ठीक है, ये दोनों केस आपको पढ़ने, जिसमें कभी AD, ठीक है, दोनों केस आपको पढ़ना, साथ में जब AD ज्यादा हो जाता है या फिर I ज्यादा हो जाता है S से, ठीक है, या S ज्यादा हो जाता है I से, AS ज्यादा हो जाता है AD से, ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा ये आपको देखने इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये AD बराबर AS और I बराबर S वाले 2 तरीके उनको समझना होता है। यह मानते हुए कि निवेश में वृद्धि आपका 800 करोड़ रुपए और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC 0.8 है, तो निवेश गुणक की जो प्रक्रिया है उसको समझाओ। तो मेनली देखो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, बट निवेश गुणक की प्रक्रिया जो है ये आपको पता होना चाहिए, इसमें टेबल सी बनती है और इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है ना, निवेश गुणक की प्रक्रिया। देन उसके बाद बात करते हैं बचत से उपभोग वक्र और उपभोग से बचत वक्र प्राप्त करने का एक तरीका रेखा चित्र द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है और बेरोजगारी की जो प्राकृतिक दर है वो क्या है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर पढ़ा होगा ऐच्छिक अनैच्छिक बेरोजगार एंड ऑल पढ़ा होगा, तो वहीं पे क्वेश्चन घूमता है, ठीक है ना, ठीक है। उसके उसके आसपास बोल रहा हूँ, ये आपका क्या है, अल्प रोजगार, पूर्ण रोजगार, ये जो आपने स्थितियां पढ़ी हुई है, ठीक है ना, उसमें से एक को ये, ठीक है ना, अंडर
अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहा है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहा है, उसकी बात करनी है आपने, ठीक है ना। देन आगे हमारे पास है मांग आधिक्य, जिसको हम स्फीतिक अंतराल या अभावी मांग जिसको हम अस्फीतिक अंतराल कहते हैं, वो होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ इसको कैसे राजकोषीय और मौद्रिक उपाय द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर आपने मौद्रिक उपाय यहाँ पढ़ लिए तो बेटा ये अपना आप ही कवर हो जाएंगे कि ये दोनों तो मैच करते हैं, ये मौद्रिक उपाय हैं सारे, ठीक है ना। और राजकोषीय में मैंने 4 उपाय लिखवाए थे, ठीक है, जिसमें सरकारी व्यय, कर, इस टाइप की चीजें पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, तो ये यहाँ पे कवर होता है। प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश क्या होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इस बार, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्याशित निवेश यानी जो हमारा और यथार्थ निवेश यानी एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसी एक्सेंटे सेविंग भी होता है, यानी प्रत्याशित बचत और यथार्थ बचत भी होता है। तो ये ना टॉपिक काफी अच्छा है, पूछने लायक, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन करो जो हमें करने हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए। और अब मैं कुछ डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, जरा से जो डिफरेंस जो होगा आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आगे देखिए फटाफट से डिफरेंसेस आपको जो पढ़ने हैं, सकल निवेश और शुद्ध जिसको हम निवल निवेश कहते हैं, उसके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, डिफरेंस। अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, इसके बीच में डिफरेंस। वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी, यानी चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी जो हम पढ़ते थे, या राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन आता था, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें स्टॉक और प्रवाह के बीच में डिफरेंस, और ये याद रखना, ये वाला जो टॉपिक है ये और ये, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि क्या ये घरेलू आय राष्ट्रीय आय में शामिल, इस वाले में क्या ये घरेलू आय राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा, या कौन सी वस्तुएं अंतिम वस्तु और कौन सी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं, वो समझाओ, ये आ सकता है। कौन सा इसमें स्टॉक है, कौन सा प्रवाह है, ये समझाओ, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और फिर प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश के बीच में अंतर, इतना सब करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज याद रखना, जो दूतावास वाले क्वेश्चन या फिर राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में शामिल होने वाले क्वेश्चन मैंने बताए थे कि ऐसे करना, इनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक लास्ट पार्ट में डाला हुआ है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा घरेलू आय में आएगा और कौन सा राष्ट्रीय में आएगा, क्योंकि वो 6 नंबर में बन जाता है क्वेश्चन, बेटा कितने बनता है, 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इतना अगर आप करते हो तो ये लगा लो कि आप ना लगभग पूरी इकोनॉमिक्स तक आपको आती है, 9 के 9 चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि मैंने मेन सारे टॉपिक लिखे हैं, ठीक है। और फटाफट से याद कर लो, 15-16 क्वेश्चन है, इनको रट्टा मार लो, घोल के पी जाओ, ठीक है ना। तो मिलते हैं, आप क्या नाम है, इंडियन इकोनॉमिक्स की जो हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में मिलते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। बट फटाफट से याद रखना, वो दूतावास एंड ऑल वाले क्वेश्चन कर लेना, राष्ट्रीय आय घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं होगा। बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए, मैंने भी कराए हुए हैं, ठीक है। तो बुक के पीछे भी आपको मिल जाएंगे काफी सारे क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड है, घरेलू आय में आएगा या नहीं आएगा। चैप्टर नई बुक अगर आपके पास है तो चैप्टर के ठीक पीछे दिए हुए हैं, और अगर नई बुक नहीं है तो पुरानी बुकें आपके पास चल रही है, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी पुरानी है, तो आपको पीछे मिल जाएंगे, जहां तक है सबसे बुक के एंड में ना वो दिए रहते हैं, जहाँ पे सॉल्यूशन एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं ना, वहां दिए होते हैं सब चीजें, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।